गुड इवनिंग एवरीवन। सो स्टडी नोट 11 डिजिटल स्ट्रेटजी, अपना जो एसएम का रिवीजन सीरीज चल रहा है उसमें 3 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टडी नोट 8 वी हैव डन, स्टडी नोट 9 वी हैव डन, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन विद स्टडी नोट नंबर 10। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडी नोट विच इज डिजिटल स्ट्रेटजी। चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं डिजिटल स्ट्रेटजी की तरफ। चलिए, क्या होता है डिजिटल स्ट्रेटजी? तो डिजिटल स्ट्रेटजी का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी। एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? बिजनेस स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएटिंग बिजनेस कैपेबिलिटी। बिजनेस की कैपेबिलिटी को डिफरेंशिएट करता है डिजिटल स्ट्रेटजी। फोकस करता है टेक्नोलॉजी पे। क्यों करता है? ताकि हमारा बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। और डिजिटल स्ट्रेटजी से नई नई कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलते हैं। सो डिजिटल स्ट्रेटजी क्या करेगा? एप्लीकेशन करेगा बिजनेस स्ट्रेटजी को, मतलब अप्लाई करेगा। आपकी कैपेबिलिटी को डिफरेंशिएट करेगा। टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस सुधरे और नए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करके देगा। कॉमन एलिमेंट क्या होंगे आपके डिजिटल स्ट्रेटजी के? तो 4 पॉइंट आपको याद रखने की। कोई भी डिजिटल स्ट्रेटजी के 4 कॉमन पॉइंट होते हैं। पहला, चूज अ लीडर। आपका टॉप लेवल कोऑपरेटिव होना चाहिए, आपका टॉप लेवल जोरदार होना चाहिए, तभी आप डिजिटल स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर पाओगे। अटैकिंग वर्सेस डिफेंडिंग, आपका अप्रोच कैसा है? आप अटैकिंग अप्रोच से काम कर रहे हो कि डिफेंडिंग अप्रोच से? एक मेजर्ड अप्रोच होना चाहिए। मेजर्ड अप्रोच का मतलब सोच समझ के सारी चीजें करनी है, उतावल नहीं करनी है, क्योंकि ये डिजिटल स्ट्रेटजी है, इंप्लीमेंट करने में टाइम लगाना पड़ेगा। उतावल की तो वाट लग सकती है। सो मेजर्ड अप्रोच होना चाहिए। फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए। जब भी डिजिटल स्ट्रेटजी को हम इंप्लीमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो पहला, चूज अ लीडर, अटैक वर्सेस डिफेंड, मेजर्ड अप्रोच, फ्यूचर प्रूफ। ये है कॉमन एलिमेंट। ये क्या बोल रहे हैं हम? कॉमन एलिमेंट। किस चीज के कॉमन एलिमेंट? डिजिटल स्ट्रेटेजी के कॉमन एलिमेंट। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? कि जब आप अपनी डिजिटल स्ट्रेटजी को, ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए पहले तो आपके पास क्या होगी? डिजिटल स्ट्रेटजी। और उस स्ट्रेटजी को आप किस में इंटीग्रेट करोगे? एनवायरनमेंट में। जब बिजनेस में डिजिटल स्ट्रेटजी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो उसको कहा जाता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सिंपल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल स्ट्रेटजी को हम किस में इंटीग्रेट करेंगे? एनवायरमेंट में। तो उसको क्या कहेंगे? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। फोकस होता है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस, हमारी प्रोसेस सुधरे। और यहां पे जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब भी स्ट्रेटजी को एनवायरमेंट में आप अपनी कंपनी में इंटीग्रेट करोगे, हर जगह पे आपको सबका साथ लगेगा। आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। हर एम्प्लॉय का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब डिजिटल स्ट्रेटजी को इंटीग्रेट करना। किस में? बिजनेस में, एनवायरमेंट में। क्यों? कस्टमर के एक्सपीरियंस एंड प्रोसेस को इंप्रूवाइज करना है। और इसमें आपको सबका साथ लगेगा, तभी आपका विकास होगा, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। अगला टॉपिक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा? मतलब कि जब मैं मेरे बिजनेस में डिजिटल स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो कंपटीशन में मुझे क्या फायदा होगा? तो मुझे अपने बिजनेस को अपडेट रखना है टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि मैं कंपटीशन में बना रहूं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी तो कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आपकी टेक्नोलॉजी क्या होगी? अपडेटेड होगी। टेक्नोलॉजी अपडेटेड होगी तो कंपटीशन में बने रहोगे। दे डोंट, जो इस चीज को अपडेट नहीं करते हैं, दे विल लूज पार्ट ऑफ देयर मार्केट शेयर। कस्टमर भाग जाएगा।
धीरे धीरे मार्केट शेयर कम हो जाएगा। कब होगा? जब आप अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म नहीं करते हो, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं करते हो, तो आप कंपटीशन में रहोगे ही नहीं। कंपटीशन में नहीं रहोगे तो आपका मार्केट शेयर धीरे 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 करके खत्म हो जाएगा। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा कैसे? हम टेक्नोलॉजी के साथ क्या रहेंगे? अपडेटेड, ताकि हम कंपटीशन में बने रहे। सर ये सब तो ठीक है, ये एडवांटेज क्या होंगे अगर हम ये सारी चीजें करते हैं हमारे धंधे में? फायदा क्या होगा इस डिजिटलाइजेशन का हमको? तो पहला फायदा, आपके खर्चे कम होंगे क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी लेके आए हो। दूसरा फायदा, कस्टमर को आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाओगे। तीसरा फायदा, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो तीन मेजर एडवांटेजेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कौन कौन से हैं? रिड्यूसिंग कॉस्ट, खर्चा कम होगा, कस्टमर की नीड को क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाओगे, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अच्छा सर, ये इनोवेटिव एंड डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल क्या कहता है? ये इनोवेटिव एंड डिस्ट्रप्टिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडल जब भी आपको पूछे तो आपको बताना है कि बॉस नेटफ्लिक्स ने ऐसा किया था, अपने आप को, अपने बिजनेस को एक हट के एक अलग लेवल पे लेके गया, कुछ इनोवेटिव किया। इनोवेशन कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। पिज्जा ट्रेकर वाला भी लेके आया था, पिज्जा हट वाला पिज्जा ट्रेकर लेके आया था, उसने भी यही किया था, इनोवेशन लाया था। पर ये इनोवेशन आता कहां से है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से। डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल का मतलब कुछ हटके, कुछ धमाकेदार आपने किया हो, उसको कहते हैं डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल। चलिए अगला एक और टॉपिक, उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपना खत्म होगा कि भाई मेजर टास्क कौन से है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के। तो पहला टास्क है इनोवेशन करना पड़ेगा, डेटा को डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब कंप्यूटराइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिजिटलाइज करना पड़ेगा, उसमें टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, एंड एट द एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा। चलिए तो रिपीट करते हैं, मेजर टास्क डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के, इनोवेशन, आइडियाज होने चाहिए आपके पास, डिजिटाइजेशन, डेटा को, मैन्युअल डेटा को कंप्यूटराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, एंड जब हम उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको याद होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या था? डिजिटल स्ट्रेटेजी को बिजनेस के एनवायरमेंट में इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो चार मेजर टास्क कंप्लीट। अब एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द की लेयर्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मेन लेयर्स कौन कौन से हैं? तो पहली लेयर, डेटा एग्रीगेशन। डेटा एग्रीगेशन का मतलब क्या होगा? डेटा को समराइज करना। ठीक है, डेटा को एक जगह पे सारे डेटा को लेके आना। दूसरा, डेटा को मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब उसको कलेक्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको स्टोर करना। वर्क फ्लो ऑटोमेशन। वर्क फ्लो ऑटोमेशन का मतलब सॉफ्टवेयर का यूज करना ताकि काम फटाफट हो। पर प्लेटफॉर्म इंटरफेस इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ अल्गोरिदम, मतलब कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सिस्टम में क्रिएट करना, कि सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दोगे, सिस्टम उस हिसाब से काम करेगा। प्रोसेस कंपोनेंट। चलिए चलिए, ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये थोड़े से अच्छे वाले पॉइंट है। देखो मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये इसमें मिक्स हो गया था। प्रोसेस कंपोनेंट का मतलब होगा कि सिस्टम में अल्गोरिदम अप्लाई करना। अल्गोरिदम अप्लाई करने का मतलब उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। और प्लेटफॉर्म इंटरफेस इंटरफेस इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपके बिजनेस के कोर सिस्टम में डिजिटल सिस्टम लेके आना, नई टेक्नोलॉजी को लेके आना। सो वापस स्टार्टिंग से अपने देखते हैं एक बार क्या क्या बोला मैंने। सबसे पहले क्या करेंगे? डेटा को इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी एग्रीगेट करेंगे, मतलब डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा को समराइज करेंगे। डेटा मैनेजमेंट में डेटा को प्रोटेक्ट करना, वो काम रहेगा। वर्क फ्लो ऑटोमेशन में सॉफ्टवेयर का यूज करना। प्लेटफॉर्म इंटरफेस इंटीग्रेशन के अंदर डिजिटल सिस्टम को कोर सिस्टम में लेके आना, कंपनी के मेन सिस्टम में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना।
प्रोसेस कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, अल्गोरिदम सेट करेंगे, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। एंड टू एंड प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा, एश्योर करना है कि सारे ट्रांजेक्शन एरर फ्री हो, मतलब सिस्टम स्मूथली चलना चाहिए। एंड फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर का मतलब होगा आपके स्टेक होल्डर के डिवाइस, जो आपका अल्टीमेट इक्विपमेंट है, वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो बार बार आप उसमें अपडेट लाओ, बग्स वगैरह है तो उसको फिक्स करो। जैसे हमारी एप्लीकेशंस वगैरह हम यूज करते हैं तो उसमें बार बार अपडेट आता है, क्यों आता है, ताकि फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर सके। सो लेयर्स क्या क्या है, डेटा एग्रीगेट, डेटा मैनेजमेंट, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, प्लेटफॉर्म इंटरफेस इंटीग्रेशन, प्रोसेस कंपोनेंट, एंड टू एंड प्रोसेसिंग एंड फोकस फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर पे होना चाहिए। आप चलिए, यहां पे खत्म होता है हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, डिजिटल स्ट्रेटेजी क्या है, उसके कॉमन एलिमेंट क्या है, ये हमको चेक करना रहेगा। उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, और उसके मेन एडवांटेजेस क्या है। मेन एडवांटेजेस खास ध्यान रखना, कॉस्ट को कम करना, कस्टमर की नीड को क्विकली रिस्पॉन्ड करना, एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना। फिर मेजर टास्क कौन से, इनोवेशन, डिजिटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लेयर्स, डेटा एग्रीगेशन, डेटा मैनेजमेंट, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, प्लेटफॉर्म इंटरफेस इंटीग्रेशन, प्रोसेस कंपोनेंट, एंड टू एंड प्रोसेसिंग, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए होता है बिग डेटा। इसको डेटा डाटा जो आपको बोलना है बोल सकते हो, बोथ आर सेम। बिग डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज यूज इन वॉल्यूम। बिग डेटा को कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज यूज इन वॉल्यूम। बहुत बड़ा डेटा हो, जैसे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा बहुत बड़ा डेटा होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट, इंस्टाग्राम का डेटा, एवरी मिनट एवरी सेकेंड्स कितने सारे अपलोड्स वहां पे होते होंगे, बहुत ज्यादा डेटा वहां पे मिलेगा आपको। और जब भी बिग डेटा होता है तो आपको पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन से आपको क्या चाहिए होगा, आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। सो बिग डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज यूज इन वॉल्यूम, एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज, सोशल नेटवर्किंग, एंड पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आपको कोऑर्डिनेशन चाहिएगा। अब टाइप्स क्या है, बिग डेटा कितने प्रकार के होते हैं सर, तो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब सब कुछ प्री डिफाइंड, सब कुछ क्या होगा, प्री डिफाइंड होगा, तो उसको कौन सा डेटा कहेंगे हम, स्ट्रक्चर्ड डेटा कहेंगे। मतलब रोज एंड कॉलम्स वहां पे क्या होगी, फिक्स होगी। जैसे कि इंडिगो का फ्लाइट शेड्यूल, कौन सी फ्लाइट कितने बजे डिपार्ट होगी, कितने बजे अराइव होगी, उस फ्लाइट का नाम क्या होगा, सब कुछ प्री डिफाइंड होता है। कौन सा डेटा हुआ, स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कुछ भी प्री डिफाइंड नहीं होगा, नो कॉलम नथिंग, कुछ भी होता रहेगा। वीडियोस, फोटोज, टेक्स्ट मैसेजेस जो सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, कभी भी प्री डिफाइंड नहीं होंगे। जो प्री डिफाइंड नहीं होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड। एग्जांपल ईमेल, ईमेल में पहले फिक्स प्री डिफाइंड कॉलम्स होते हैं कि भाई टू लिखा होगा, सीसी लिखा होगा, बीसीसी लिखा होगा, और उसके बाद जो टाइपिंग वाला कॉलम होता है जहां पे आप मैसेज लिखते हो, उसके अंदर आप ऑडियो डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो, तो वो हो गया अनस्ट्रक्चर्ड। जो प्री डिफाइंड कॉलम्स थे वो हो गया स्ट्रक्चर्ड, दोनों मिल जाते हैं तो बोलते हैं उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड। सो तीन टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर बिग डेटा की, 4V। 4V आपको याद रखना, ईवी होता है ना, ये ईवी नहीं, ये 4V है। 4V में क्या होगा, वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी एंड वेराइबिलिटी। वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी ऑफ डेटा, वैरायटी का मतलब एक्सेल, टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, ये जो फॉर्मेट्स होते हैं अलग अलग वैरायटी के होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं वैरायटी। वेलोसिटी का मतलब कितनी स्पीड से डेटा सिस्टम में एंटर करेगा, स्पीड एट विच डेटा एंटर्ड इनटू सिस्टम। वेराइबिलिटी का मतलब बार बार चेंज होना, वेरिएबल होना, फ्लक्चुएटेड होना, इनकंसिस्टेंट होना, इसको कहा जाता है वेरिएबिलिटी। चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है डेटा की, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी एंड वेराइबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? स्टोर करना, मैनेज करना, एक्सेस करना, किसको? डेटा को। डेटा को क्या करना है? स्टोर करना, मैनेज करना, एक्सेस करना। डेटा को कहां पे? रिमोट सर्वर पे। आपके ऑफिस में नहीं होगा वो सिस्टम में, जो डेटा स्टोर हो रहा है वो आपके ऑफिस में नहीं होगा, वो कहीं रिमोट जगह पे होगा। ओवर द इंटरनेट। किसकी मदद लगेगी? इंटरनेट की मदद लगेगी। सो स्टोर, मैनेज, एक्सेस करना डेटा को रिमोट सर्वर्स पे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कौन कौन है इंडिया में? ये बेसिक एग्जांपल, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर गूगल, amazon वेब सर्विस, ये सब भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। समझो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि आपका जो डेटा होगा, आप जो काम कर रहे हो ना कंप्यूटर के ऊपर, वो जो काम कर रहे हो ना वो कंप्यूटर में स्टोर होता है। ठीक है, आप उसी कंप्यूटर में उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर वही डेटा अगर आपने क्लाउड पे किया होता तो आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठ के उस डेटा को यूज कर सकते थे। सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम दुनिया में कहीं पे भी बैठ के उस डेटा को एक्सेस कर सकते थे। इसलिए क्लाउड का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर, मैनेज और एक्सेस करना रिमोट सर्वर पे ओवर द इंटरनेट। चलिए, फिर आता है टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो, तीन वेराइटी है क्लाउड कंप्यूटिंग की, जिसको हम बेसिकली आस, पास और सास कहते हैं। आस का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पास का मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एंड सास का मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। देखो, जब भी आपको क्लाउड सर्विस चाहिए होती है तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर वाला समझते हैं कि अगर मैं कोई नया बिजनेस लेके बैठा हूं, ठीक है, और मुझे पूरे बिजनेस को डिजिटलाइज करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह करनी है, वेबसाइट पे डाल देना, लोग कहीं से भी खरीदे, सब कुछ मुझे करना है, तो मुझे सबसे पहले ये सारी चीजें चाहिएगी। मुझे एप्लीकेशन चाहिएगा, ठीक है, एप्लीकेशन सिस्टम मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास डेटा मैनेजमेंट का काम होना चाहिए, मेरे पास रन टाइम होना चाहिए, मिडलवेयर होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, नेटवर्किंग सिस्टम होना चाहिए। अब एज ए बिजनेसमैन मेरे पास इसमें से एक भी चीज नहीं होगी। मैं बिजनेस पे फोकस करूं कि इस पे करूं? मैं एक थर्ड पार्टी को बुलाऊंगा, बोलूंगा भाई देख, मुझे ऐसा ऐसा करना है, और ये सारे कामकाज जितने भी सास में दिख रहे हैं ना आपको, एप्लीकेशन से लेके नेटवर्किंग सिस्टम तक, एक थर्ड पार्टी गूगल या अमेजॉन वेब सर्विस मुझे ये सारा काम करके देगा। और अगर मैंने उनसे ये सारा काम करवाया तो उसको कहूंगा मैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैंने पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उनसे मैनेज करवा रहा हूं, राइट। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होगा कि थोड़ी चीजें आप करोगे, बाकी का काम आपकी थर्ड पार्टी कंपनी करेगी। मतलब आपके पास खुद का एप्लीकेशन होगा, खुद का डेटा मैनेजमेंट होगा, ये दो चीजें आप आउटसोर्स नहीं करोगे, लेकिन उसके अलावा के सारे काम का जो है वो थर्ड पार्टी करेगी। तो कुछ चीजें आप कर रहे हो, एप्लीकेशन एंड डेटा का काम, और बाकी का सारा काम कोई थर्ड पार्टी कंपनी कर रही है, तो उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आईएस मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, आस जिसे कहा जाता है। इसमें थोड़े नहीं, बहुत सारे काम आप करोगे। एप्लीकेशन सिस्टम भी आपका, डेटा भी आप मैनेज करोगे, रन टाइम भी आपका, मिडिलवेयर भी आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका, ये सब आपका। आपने पार्टी को बुलाया बॉस की यहां से लेके यहां तक का काम करके दे, सर्वर सेट करके दो, स्टोर सेट करके दो, मतलब स्टोरिंग कैपेसिटी लो, और उसको नेटवर्किंग करो। ये सारे कामकाज आप थर्ड पार्टी से लेते हो, तो आपने कौन सी सर्विस ली? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इस तरीके से आप इसको याद रखोगे तो इजीली याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है? पहला एडवांटेज क्लाउड कंप्यूटिंग का, सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, खर्चा कम होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट। डेटा एंड वर्कलोड मोबिलिटी, कहीं से भी बैठ के पूरी दुनिया में मैं कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी, BCDR, मतलब कि आपका डेटा एक सेफ प्लेस पे स्टोर्ड है, ठीक है, आपको अपने डेटा का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका डेटा ना चोरी हो सकता है, ना ही कुछ उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि डेटा एक रिमोट सर्वर पे स्टोर है। ये तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। आपकी प्रीमाइस पे है ही नहीं, आपकी प्रीमाइस पे आग भी लग जाए, सिस्टम डिस्ट्रॉय भी हो जाए, आपका डेटा कहीं नहीं गया। सो बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी भी कहते हैं इसको। तो तीन बड़े एडवांटेजेस क्लाउड के हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट, डेटा वर्कलोड मोबिलिटी,
एंड BCDR, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। सर एडवांटेजेस तो है, तो क्या सर इस क्लाउड के कुछ डिसएडवांटेज भी है? हाँ है। ये डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके, तो आप समझना कि पहला डिसएडवांटेज है इसका लेक ऑफ कंट्रोल। आप यहां से समझना, ये रॉन्ग पॉइंट आ गया इसके अंदर, ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है। टोटल 5 डिसएडवांटेज है। आपका फर्स्ट डिसएडवांटेज है लेक ऑफ कंट्रोल, सिक्योरिटी कंसर्न, डिफिकल्ट टू माइग्रेट, इंटरनेट डिपेंडेंट एंड फिक्स कॉन्ट्रैक्ट। लेक ऑफ कंट्रोल का मतलब आपका डेटा कहाँ है? आपके पास है? नहीं, थर्ड पार्टी के पास है, रिमोट सर्वर पे। आपका तो कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर, डेटा तो कोई थर्ड पार्टी यूज कर रही है। सेकंड, सिक्योरिटी कंसर्न। सर डेटा थर्ड पार्टी के पास है और अगर उन्होंने हमारा डेटा लीक कर दिया, भले ही प्राइवेसी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वहां पे, लेकिन डर तो रहेगा ना कि आपका डेटा लीक हो सकता है, कोई चोरी कर सकता है, क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं, आपका कंट्रोल भी नहीं उसके ऊपर। माइग्रेट भी नहीं कर पाओगे। माइग्रेट का मतलब अगर आपको किसी और सिस्टम पे जाना है, किसी और कंपनी की क्लाउड सर्विस लेनी है, तो एग्जिस्टिंग कंपनी में आपने इतना सारा डेटा वहां पे रखा हुआ है, उसको आप ट्रांसफर कैसे करोगे दूसरी कंपनी में? दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू माइग्रेट। सर ये तो पूरा इंटरनेट डिपेंडेंट है, जिस दिन इंटरनेट बंद हो गया उस दिन हम तो धंधे लग जाएंगे, हम तो डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। यस, इंटरनेट डिपेंडेंट होने की वजह से कई बार आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होगा ना, वो आपसे फिक्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे आपने गूगल वाले को बोला कि बॉस हमें 1000 MB का, सॉरी 1000 GB का हमको स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए क्लाउड की। गूगल ने बोला ओके, कितने रुपए लगेंगे? बोले 10 लाख रुपए लेंगे। आपने बोला ठीक है, इट्स ओके, कॉन्ट्रैक्ट डन। अब हुआ क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब आपको कम मेमोरी की जरूरत है, 800 GB की ही जरूरत है स्टोरेज की। फिर भी आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 10 लाख ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लिया था। आपको 500 GB की भी जरूरत पड़ेगी तो भी क्या होगा, आपको पेमेंट तो 10 लाख ही करना पड़ेगा, अगर फिक्स कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है तो। क्लियर क्लाउड कंप्यूटिंग? ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज खास कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ability of a computer or a robot controlled by a computer to do the task that are usually done by human। जो काम इंसान करते थे वही काम अब रोबोट करेंगे, उनकी जो एबिलिटी होगी उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 3 प्रकार के होते हैं एआई। एक होता है नैरो, जनरल एंड सुपर। नैरो, जनरल, सुपर। नैरो क्या होता है? नैरो को नॉर्मली वीक एआई कहा जाता है, याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। नैरो का मतलब वीक एआई, जनरल का मतलब स्ट्रॉन्ग एआई या डीप एआई, एंड सुपर का मतलब हाइपोथेटिकल एआई। चलो पहले नैरो देख लेते हैं अपने। नैरो का मतलब होता है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज अ गोल ओरिएंटेड डिजाइन टू परफॉर्म सिंगल टास्क। ये पर्टिकुलर काम आपको करके देगा। आप जैसे बोलते हो हे गूगल हमें ये रास्ता बताइए, गूगल आपको रास्ता बताता है। आप बोलते हो हे गूगल गाना बजाओ, गूगल गाना बजाता है। ठीक है, आप मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, वो आपका काम करके आपको देगा। दैट इज नैरो इंटेलिजेंस सर्विस। आर्टिफिशियल में, जनरल वाले में क्या होगा कि यहाँ पे मशीन जनरली इंटेलिजेंट होगी, जो ह्यूमन को मिमिक करेगी, जैसा इंसान काम करता है वैसे ही वो काम करेगा, विद द एबिलिटी टू लर्न एंड अप्लाई इट्स इंटेलिजेंस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा, उसको कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस। अभी तक वर्ल्ड में कोई जनरल इंटेलिजेंस नहीं आया, सिर्फ नैरो इंटेलिजेंस ही है। सुपर इंटेलिजेंस में तो 2 कदम और आगे चले गए, बोले एग्जैक्टली मिमिक करेगा, ह्यूमन को अंडरस्टैंड करेगा, उसके बिहेवियर को समझेगा और उसकी कैपेसिटी को भी पार कर जाएगा। जैसे हम और आप सोचते हैं करते हैं, उससे 2 कदम आगे चलेगा, वो होगा सुपर इंटेलिजेंस। वो भी अभी तक मार्केट में नहीं आया। सो देयर आर ओनली 3 इंटेलिजेंस, जिसमें नैरो इंटेलिजेंस करंटली आपको मार्केट में मिलेगा। ठीक है, जनरल एंड सुपर इंटेलिजेंस अभी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की तरफ। एआई का एक दूसरा टाइप है कि एआई के अंदर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है। आप सॉफ्टवेयर का यूज करते हो ताकि आप अपनी पूरी प्रोसेस को ऑटोमेटेड कर सको, और उसके अंदर होगा क्या, एक का एक काम बार बार होता रहेगा। जैसे मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, लोगों को व्हाट्सएप पे डेटा भेजना है, मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया, उसमें सारी चीजें मैंने डाल दी, मेरे को बटन दबाना है, काम अपने आप होता रहेगा। सॉफ्टवेयर की मदद से एक का एक काम बार बार रिपीट होगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। बेनिफिट्स क्या है? क्वालिटी,
एक्यूरेसी के साथ काम होगा। सॉरी, टाइम बचेगा, इजी टू यूज है, रिलायबल है, और आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अनदर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का काम क्या है, ह्यूमन के बिहेवियर को इमिटेट करना, कॉपी करना और मशीन की मदद से काम करना। मशीन लर्निंग जो है वो तीन तरीके से काम करती है, डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब जो हो चुका है उसको एक्सप्लेन करेगी, डेटा को रीड करेगी, और जो हो गया है उसको क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगा मशीन लर्निंग। प्रिडिक्टिव का मतलब डेटा को यूज करके बताएगा क्या होने वाला है, और प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब आपको सजेशन देगा कि आपको क्या क्या चीजें सुधारनी है। सिंपल एग्जांपल, टैली में आपने सारा डेटा डाल दिया, आपने टैली को इंस्ट्रक्शन दिया कि ट्रेडिंग P&L अकाउंट प्रेजेंट किए जाए, डेटा आपने डाल दिया, ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, टैली आपको जो है टैली वाला वो आपको पूरा ट्रेडिंग P&L शो कर देगा, डिस्क्रिप्टिव कामकाज। प्रिडिक्टिव, आपने टैली को बोला कि 5 साल का प्रोजेक्शन तैयार करके दो, क्या क्या होने वाला है, पास्ट डेटा को ध्यान में रखते हुए वो आपको एक 5 साल का प्रोजेक्शन देगा। प्रिस्क्रिप्टिव, आपने टैली को बोला कि भाई रेशियो एनालिसिस हमें बताइए, और हमें ये बताइए कि हम हमारे रेशियोज को कैसे सुधारेंगे, उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव। टैली आपको बताएगा कि आपको कैसे अपना करंट रेशियो सुधारना है, कौन कौन से रेशियोज में इंप्रूवमेंट लाना है। सो मशीन लर्निंग, डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। चलिए, डिजिटलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है आज की तारीख में स्पोर्ट्स के अंदर, डाई हार्ड फैंस एंड फॉलोअर्स के लिए। ओपनिंग द वे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट इनोवेटिव एक्सपीरियंस। जियो पे हम आईपीएल देखते हैं, पहले मैच दिखाई देता था ना कैमरे से, एक पूरा मैच अपना चल रहा है, जियो वाले ने डिफरेंट डिफरेंट कैमरा के एंगल्स डाल दिए। आप नो विकेट कीपर के एंगल से देख सकते हो, बॉलर के एंगल से देख सकते हो, एम्पायर के एंगल से देख सकते हो, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस वहां पे डाल दिए ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े, आपको मजा आए मैच देखने में। क्रिकेट एंथुजियास्टिक्स के लिए होता है ना कि एक स्मार्ट स्मार्ट बॉल बॉल जो होती है उसमें एक चिप लगी हुई होती है, और उस चिप से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि कितनी स्पीड से बॉल जा रही है, ठीक है, किस तरीके के उसने स्विंग किया है, रिवर्स स्विंग हुआ है, ठीक है, कटर बॉल थी, कौन सी बॉल थी, सब कुछ पता चलता है। क्यों पता चलता है, उसके अंदर आपने एक चिप डाल दी, वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके आपको शो कर रही है। डीआरएस सिस्टम आ गया, एम्पायर के लिए इजी हो गया, डिजिटल रिव्यू सिस्टम, बॉल पैड पे लगी, पता ही नहीं चल रहा है एलबीडब्ल्यू है कि नहीं, थर्ड एम्पायर को दिया, थर्ड एम्पायर ने टेक्नोलॉजी यूज की, डीआरएस में पूरा ट्रैकिंग हुआ, तुरंत डिसीजन आ गया। सो कामकाज फास्ट हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर भी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना थर्ड चार्ट है, नॉट टू, इट इज 11.3। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इस बार पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो ब्लॉकचेन एक एडवांस डेटाबेस मैकेनिज्म है जिसमें डेटा स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने का एक ट्रांसपेरेंट जरिया है, इसको चेंज करना और हैक करना डिफिकल्ट है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक में स्टोर होती है, हर ब्लॉक की एक कैपेसिटी होगी, और वो कैपेसिटी जैसे ही फुल होगी एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, इसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वापस रिपीट करते हैं, ब्लॉकचेन क्या है, एक एडवांस डेटाबेस मैकेनिज्म है जो आपके इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, ट्रांसपेरेंटली सबको बताएगा, डिफिकल्ट टू चेंज है, इसको हैक नहीं कर सकते, ये ब्लॉक में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, हर एक ब्लॉक की लिमिटेड कैपेसिटी होगी, और हर कैपेसिटी पे ब्लॉक फुल होगा, नया ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्यों इसको आप चेंज वगैरह नहीं कर सकते, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये ब्लॉक्स हम बनाते हैं, ये ऐसे ब्लॉक जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिएट हो जाएंगे। हर एक ब्लॉक के अंदर ना एक हैश होगा, हैश का मतलब होता है एक यूनिक आईडी। यूनिक आईडी का मतलब जैसे ब्लॉक 1 की यूनिक आईडी है 1 2 3 4, ब्लॉक 2 की यूनिक आईडी है 5 6 7 8, ब्लॉक 3 की है 9 10 11। अब हर एक ब्लॉक की एक जो यूनिक आईडी है ना वो वापस नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर भी जाएगी, इसकी यूनिक आईडी भी इसके नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगी, इसकी यूनिक आईडी भी नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगी। अब अगर आपने ब्लॉक 2 को, ठीक है, टेम्पर करने की कोशिश की, बदलने की कोशिश की, तो ऑटोमेटिकली इसका हैश चेंज होगा, तो प्रीवियस और नेक्स्ट हैश भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और पूरा का पूरा सिस्टम इनवैलिड हो जाएगा, आप उसमें से एक भी इंफॉर्मेशन चोरी नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ी खासियत है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो ई केवाईसी सिस्टम जो आ चुका है, डिजी लॉकर सिस्टम जो है, ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पार्ट है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से ब्लॉकचेन के? तो सबसे पहला ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का मतलब ये डेटा को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। इम्यूटेबल रिकॉर्ड से, कभी भी रिकॉर्ड को बदला नहीं जा सकता। इम्यूटेबल का मतलब अनचेंज होना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेल्फ रेगुलेटेड प्रोग्राम है, अपने आप काम होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ट्रस्ट बढ़ रहा है ताकि आपका डेटा जो है वो सिक्योर है, ग्रेटर सिक्योरिटी है। कभी भी आपको ये डेटा लीक होते हुए नहीं दिखेगा, बिकॉज हर बार हर मेंबर की आपको परमिशन लगेगी, कंसेंट लगेगी, और बिजनेस की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का काम करता है। सो आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट याद रखने हैं: डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, इम्यूटेबल records, smart contracts, increased trust, greater security and efficiency बढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आईओटी की तरफ। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसे कहते हैं। थिंग्स जो कि एक सेंसर एंड सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड होती है, जिससे आप डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। थिंग्स मतलब आपका प्रोडक्ट, जैसे आपकी स्मार्ट वॉच, उसमें एक सेंसर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इंटरनेट की मदद से आप उसमें जो डेटा होगा वो किसी और को आप ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे डिवाइस में, तो उसको कहा जाता है आईओटी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ना बहुत सारे फायदे हैं। एक तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ना वो आपको रियल टाइम विजिबिलिटी देता है। राइट नाउ क्या हो रहा है आपको सब पता चलता है। आपका खर्चा कम होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, डिसीजन क्विकली ले पाओगे, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव होगा, एंड एंड कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जिसने हाथ में एक ऐसी वॉच पहनी है जिससे उसके हार्ट बीट का सारा रिकॉर्ड्स जो है वो मॉनिटर होता जा रहा है। नियर बाय हॉस्पिटलों के सेंसर्स के साथ उसका जो आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला डिवाइस है, उसकी घड़ी जो है वो कनेक्टेड है। रात को अगर उसको अटैक आता है या उसके हार्ट में कुछ भी नो कि बोलते हैं ना उसको कि अनइवन ऐसा कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं हार्ट बीट्स के अंदर, तो तुरंत हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स बैठे होंगे उनको एक मैसेज जाएगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है। ये डेटा कैसे एक्सचेंज हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ दैट डिवाइस, उस वॉच से। और उस वॉच में क्या है? इंटरनेट है, सेंसर्स लगे हुए। डॉक्टरों के पास डेटा पहुंच गया, डॉक्टर ने उस डेटा को एक्सेस किया, पता चला कि यार सीवियर प्रॉब्लम है, तुरंत आपके घर पे या जो भी बंदा होगा उसके घर पे एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, तुरंत आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो सेंसर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट की मदद से आपको एक एंड कस्टमर को जबरदस्त एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे हमने देखा है आज की तारीख में स्मार्ट लाइटिंग आ गई है, सब कुछ साला रिमोट से चलता है। बटन दबाओ पंखा चालू, बटन दबाओ पंखा बंद, लाइट ऑन लाइट ऑफ, ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो। वॉइस से भी होता है कि मैं बोलूं भाई फैन टर्न ऑफ तो फैन बंद हो जाएगा, फैन टर्न ऑन तो फैन चालू हो जाएगा। ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, फैन में भी सेंसर लगा हुआ होगा, उसके हिसाब से वो कमांड करेगा। स्मार्ट पार्किंग एग्जैक्ट लोकेशन पे ले जाएगा जहां पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हो। अगर आपने गाड़ी पार्क कर ली और बहुत बड़ा पार्किंग एरिया, आपको पता ही नहीं चल रहा गाड़ी कहाँ पार्क की, ठीक है, आईओटी की मदद से वो आपको एग्जैक्टली वहां ले जाएगा जहां आपकी गाड़ी रखी हुई है। आईओटी आपको ये भी बताता है कि कहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है, जहां जाके आप क्या कर सकते हो, गाड़ी को पार्क कर सकते हो। मेडिकल फ्रीज वाइल्स ऑफ वैक्सीन जो होते हैं, वैक्सीन की जो कांच की शीशियां होती है जिसे हम नो बॉटल्स कहते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स, और मेडिसिन जो ना कई बार स्पॉइल्ड हो सकते हैं अगर उनको करेक्ट टेम्परेचर में नहीं रखा, क्योंकि वैक्सीन को एक पर्टिकुलर फ्रीज में आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करना होता है। आईओटी सेंसर जो मेडिकल फ्रीज में लगे होंगे वो उस वाइल्स को, उस मेडिसिन को मॉनिटर करेंगे, उसके टेम्परेचर को, और उसके टेम्परेचर को चेंज करेंगे अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। इस तरीके से मेडिकल फ्रीज काम करता है। जो रिक्वायरमेंट है उस वैक्सीन की, उस मेडिसिन की, उसको उसी टेम्परेचर में मेंटेन करने में आईओटी मेडिकल फ्रीज आपको हेल्प करता है। लास्ट टॉपिक, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें पहला आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। लोग जो है इन्फ्लुएंस होते हैं सेलिब्रिटीज के साथ, या पर्टिकुलर एरिया का कोई ऐसा बंदा होगा जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, उसके थ्रू मैं मार्केटिंग कराऊंगा सोशल मीडिया पे, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग वगैरह कराऊंगा, उसमें एड वगैरह कराऊंगा, वीडियोस वगैरह डालूंगा, ताकि मैं अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच सकूं और उसके जितने भी फॉलोवर है वहां तक मेरी एड पहुंचेगी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग अब ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए न्यूज़लेटर, एक्विजिशन ईमेल, प्रमोशनल ईमेल्स देते हो। वैसे आपको भी बहुत सारे ईमेल आते होंगे, आपके जीमेल में जाओगे वहां पे प्रमोशन का एक ऑप्शन आता है,
वहां पे आपको सारे ये प्रमोशनल मेल दिखाई देंगे वहां पे। कंटेंट मार्केटिंग, attract, engage and retain the audience by creating and sharing relevant articles, videos, podcast and other media. This is less expensive than other forms of marketing. ठीक है, आपका कंटेंट पावरफुल होना चाहिए। जितना कंटेंट पावरफुल होता है ना, उतना ज्यादा कस्टमर के ऊपर अट्रैक्ट करता है। तो ये भी बहुत बड़ा जरिया और उसमें खर्चा बहुत कम है। बस कंटेंट का पावरफुल होना चाहिए, आपका डेटा, आपके एनालिटिकल पावर जोरदार होने चाहिए। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग। इसके अंदर जब भी कोई बंदा गूगल पे सर्च करेगा आपकी कंपनी के बारे में, पहले आपकी वेबसाइट खुलेगी, आपकी वेबसाइट का रैंक हायर लेवल पे मिलेगा, टॉप लेवल पे मिलेगा। वो जब हम करते हैं कि हमारी वेबसाइट ऊपर आ जाए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग कहते हैं। पे पर क्लिक, यहाँ पे बिजनेसेस वगैरह जो है वो पे करते हैं थर्ड पार्टी कंपनी को कि उनकी एडवर्टाइजमेंट जब भी आप लोगों को दिखाओगे और उस पर लोग जब भी क्लिक करेंगे, हम आपको पर क्लिक पे पेमेंट करेंगे। जैसे कि गूगल एडवर्ड्स ये काम करके देता है कि किसी एक बंदे ने एड पे क्लिक किया तो मैंने बोला एक क्लिक पे हम गूगल वाले को 100 रुपया देंगे, तो दैट इज पे पर क्लिक। एफिलेटेड मार्केटिंग, रेफरल इनकम ऑन योर रिकमेंडेशन। आपने किसी और को रेकमेंडेड किया कि यार ये प्रोडक्ट यूज करो, तो सामने वाली कंपनी आपको 500 रुपया वॉलेट में देगी, जैसे ओला वाला करता था कि आप रेफर कीजिए रेफरल कोड के साथ, हम आपको कुछ इनकम देंगे। तो आपकी रिकमेंडेशन पे जब आपको इनकम होती है और सामने कस्टमर जनरेट होता है, एफिलेटेड मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग, SMS, MMS, गेम्स, मोबाइल वेबसाइट पे जब मार्केटिंग की जाती है, तब आपको पता चलता है कि ये सारी चीजें भी अवेलेबल है मोबाइल के ऊपर, आपको सारी एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है, मोबाइल मार्केटिंग। सो डिजिटल स्ट्रेटजी के नाम याद रखने आपको, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, SEO, सर्च इंजन मार्केटिंग, पे पर क्लिक, एफिलेटेड मार्केटिंग एंड मोबाइल मार्केटिंग। इसी के साथ डिजिटल स्ट्रेटजी नाम का स्टडी नोट हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ मूव करते हैं हम फटाफट अपने IMP सेक्शन के अंदर और क्विकली देख लेते हैं कि इस चैप्टर में से कौन से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। डिजिटल स्ट्रेटजी क्या होती है, उसके कॉमन एलिमेंट, 4 कॉमन एलिमेंट थे, आपको याद हो तो ठीक है देख लेना आप। चूज अ लीडर, अटैक वर्सेस डिफेंड, मेजर्ड अप्रोच, फ्यूचर प्रूफ। फिर दूसरा क्वेश्चन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उसके लेयर्स क्या है। लेयर्स आपको याद हो तो डेटा एग्रीगेशन, डेटा मैनेजमेंट, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, प्रोसेस कंपोनेंट, प्लेटफॉर्म इंटरफेस इंटीग्रेशन, एंड टू एंड प्रोसेसिंग, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर। बिग डेटा क्या है, उसके टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स, 4V, क्या क्या था 4V, वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी एंड वेराइबिलिटी। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया था, स्टोर करना, प्रोटेक्ट करना, एसेस करना, मैनेज करना डेटा को रिमोट सर्वर पे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। टाइप्स, आसपास, सास, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में सब कुछ, प्लेटफॉर्म में पहले 2 काम को छोड़ के, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले 5 काम छोड़ दो जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी उसमें। चलिए फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब खर्चा बचाएगा, वर्कलोड मोबाइलिटी, BCDR, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। चलिए डिसएडवांटेज भी देखे थे, लेक ऑफ कंट्रोल, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सिक्योरिटी का इश्यू आ रहा है वहां पे, माइग्रेट होना टफ है, इंटरनेट पे डिपेंड है, एंड फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, अभी अभी हमने देखा है। IoT क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ IoT को समझाओ। IoT अभी मैंने बताया था, उसके बेनिफिट्स बताए, और उसके टाइप्स में एग्जांपल्स में स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट पार्किंग एंड मेडिकल फ्रीज, ये आपको ध्यान रखना है। दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आप इसमें से कर लो। एक क्वेश्चन तो पक्का आपका इसमें से पूछा जाएगा, जिसमें जो मैंने आपको मोस्ट IMP रेड वाले क्वेश्चन दिए उसको खास करना, और जो बाकी के क्वेश्चन है उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। इसी के साथ आपका SM का रिवीजन कंप्लीट हुआ। SM में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 14 मार्क्स के। उसमें से आपको मतलब 2 कर सकते हो, 6, 7, 8 आपका पूछा जाता है, और कुछ MCQ इसमें से पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, वैसे 40 मार्क्स का है आपका SM, लेकिन तकरीबन तकरीबन 42 मार्क्स के अराउंड का, 45 मार्क्स का पूछा जाता है। बट ऑप्शन में अगर आप निकालना चाहो तो कोई टॉपिक निकल सकता है। खास ध्यान रखना है, OM की थ्योरी भी आपको करनी है। OM के अंदर कुछ चैप्टर आपके प्रैक्टिकल से, उस पर आपका फोकस होना चाहिए, और SM कंपेरेटिवली ईजी है OM की थ्योरी से।
इसमें कुछ चैप्टर जिसमें डिजिटल स्ट्रेटजी खास करना, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का 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 आने वाला है। क्लियर? चलिए, ऑल द बेस्ट आपके एसएम की एग्जाम के लिए। अगले वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे कुछ मास्टर क्वेश्चंस, जैसे लास्ट टाइम कैश फ्लो का बनाया था उसी तरीके से ट्राई करता हूं फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज 2013 का भी एक वीडियो बनाऊं, एक ही क्वेश्चन जिसमें सारे एडजस्टमेंट आ जाए और आपका काम हो जाए एक दिन पहले रिवीजन करने में। ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।